भारत में अगर आप देखें तो 50,000 से भी अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की जातियां हैं और 1,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न जो है आम की जातियां हैं। अलग अलग तरीके के जो पारितंत्र हैं, मैदान है, समुंदर है, पहाड़ है, मैदानी भाग है, अगर बायोडाइवर्सिटी अधिक है तो वो जो इकोसिस्टम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप किसी संपूर्ण महाद्वीप के लिए देखें तो वहाँ पर जो जाति विविधता के दौरान जेड की वैल्यू है वो शक्ति 0.6 से 1.2। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आपका आखिरी बार इस माइंड मैप सीरीज में, क्योंकि आज बेटा इस माइंड मैप सीरीज में ये लास्ट चैप्टर है जो आप देखेंगे, जो आज आप रिवाइज करेंगे। जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बट अगर आप नीट के हिसाब से देखो तो लगभग 1 से 2 सवाल है ना, आइदर 1 क्वेश्चन और मोर देन 1 क्वेश्चन वो जो है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो हमने सफर शुरू किया था सेल से, कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों का शारीर, पादप में श्वसन, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव तथा समष्टियां, पारितंत्र, और आज है हमारा लास्ट चैप्टर इस माइंड मैप सीरीज में जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो यही हो जाएगा हमारा आज का टेबल ऑफ कंटेंट, आज का लक्ष्य। जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण। बच्चों, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, तो एनसीईआरटी बड़े खूबसूरत तरीके के साथ इस चैप्टर को शुरू करती है कि अगर कोई एलियन पृथ्वी पर आए, कोई बाहरी किसी दूसरे ग्रह से अगर कोई मनुष्य या कोई भी जीव यहाँ पर आए तो भौचक्का रह जाएगा, वो चकाचौंध रह जाएगा जब वो पृथ्वी पर क्या देखेगा, इतनी एक विशाल बहुत भयंकर जो है जो जैव विविधता है वो देखेगा, बायोडाइवर्सिटी देखेगा। क्या कोई एक ऐसा इंसान जिसका बॉटनी से लेना देना नहीं है, साइंस से लेना देना नहीं है, वो आसानी से इस बात पर भरोसा नहीं करेगा। किस बात पर भरोसा नहीं करेगा? कि पृथ्वी पर चींटियों की 20,000 जातियां, भृंग अर्थात बीटल की 3 लाख जातियां, मत्स्य की 28,000 जातियां, मछलियों की 28,000 जातियां, और जो अधिपादप होते हैं ऑर्किड, उसकी 20,000 से अधिक जातियां उपस्थित हैं। करे सहज वह इस बात पर भरोसा नहीं करेगा बेटा। जैव विविधता एवं संरक्षण, बच्चों ये जो टर्म है जैव विविधता, ये टर्म दिया था रोजन ने, इसे पॉपुलर किया एडवर्ड विल्सन ने, और ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे भाई। क्या थे ये थे बच्चों सोशियो बायोलॉजिस्ट, यानी कि सामाजिक जीव विज्ञानी। सामाजिक जीव विज्ञानी थे ये एडवर्ड विल्सन साहब जो थे, वो सामाजिक जीव विज्ञानी थे, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे बेटा। क्या थे? सोशियो बायोलॉजिस्ट, याद रखेंगे आप, सोशियो बायोलॉजिस्ट। और अगर आप जैव विविधता को देखें तो आप अलग अलग स्तर पर देख सकते हैं। जैव विविधता को बेटा आप अलग अलग स्तर पर देख सकते हैं, जैसे आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, या फिर पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता बेटा, आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता उसे आप आनुवांशिक विविधता कहेंगे। जैसे अगर आप एक स्पीसीज के 10 आम लेकर खाएं तो सारे आमों में वही सेम मिठास जो है नहीं रहेगी। एक स्पीसीज के 10 मिर्चें लेकर खाएं तो वो आपको सेम लेवल पर जो है समान स्तर पर तीखे नहीं लगेंगे। यानी कि जो एक जाति है वो आनुवांशिक तौर पर भी भिन्न हो सकती है। जैसे कह रहे हिमालय में जो ये रावोल्फिया वोमिटोरिया बेटा पाया जा रहा है, हिमालय में ये जो क्या है अलग अलग क्षेत्रों में रावोल्फिया वोमिटोरिया पाया जा रहा है, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों में। उससे जो केमिकल निकलता है बेटा, उससे जो केमिकल निकलता है रेजरपाइन, कह रहे अलग अलग क्षेत्रों का जो रावोल्फिया वोमिटोरिया है वहां से जो रेजरपाइन मिलेगा उसकी जो क्षमता है, उसकी जो सांद्रता है वो अलग अलग होगी। भारत में अगर आप देखें तो 50,000 से भी अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की जातियां हैं
और 1000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न जो है आम की जातियां हैं। जाति के स्तर पर अगर आप विविधता देखें तो कह रहे हैं जैसे उभयचर जो हैं पश्चिमी घाट में ज्यादा पाए जाते हैं जब आप इनकी तुलना करते हैं पूर्वी घाट से, यानी कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में जाति विविधता अधिक होती है। और पारिस्थितिकी विविधता, अलग अलग तरीके के जो पारितंत्र हैं, मैदान है, समुद्र है, पहाड़ है, मैदानी भाग है, ठीक है, वन है, इस तरीके के जो अलग अलग के क्या है इकोसिस्टम्स हैं। तो अगर आप देखें नॉर्वे की तुलना में अलग अलग तरीके के बहुत सारे पारितंत्र भारत में पाए जाते हैं। भारत की जो पारिस्थितिकी विविधता है वो बहुत अधिक है नॉर्वे से। IUCN जो है एजेंसी 2004 के उसके जो आंकड़े वो बताते हैं कि जातियों की जो कुल संख्या है जो दर्शाई गई है, जो ज्ञात है ना, ज्ञात जातियों की जो कुल संख्या है कह रहे वो 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि पहले कुछ लोगों का मानना था कि 20 से 50 मिलियन है, एक एक्सट्रीम एस्टिमेशन, एक चरम अनुमान कि 20 से 50 मिलियन है। ये हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर डेटा में करेक्शन है, इंग्लिश की एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, याद रखिएगा। लेकिन रॉबर्ट मे का जो डेटा है, रॉबर्ट मे के जो आंकड़े हैं, रॉबर्ट मे का अनुसंधान यह कहता है कि वो 7 मिलियन के आसपास है बेटा। और अगर आप जब जैव विविधता को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक 10 में से 7 जीव एनिमल है, यानी पूरी दुनिया में जो भी है उसमें से 70% एनिमल है। और फिर अगर आप एनिमल में भी बात करें तो हर 10 में से 7 जो एनिमल है वो इंसेक्ट। भारत में अगर देखें तो जो लैंड एरिया है, जो भू क्षेत्र है, पूरी दुनिया का 2.4% भू क्षेत्र भारत में है, लेकिन जो जैव विविधता है वो 8.1% है। जैव विविधता में जो योगदान है वो बेटा 8.1% है। लोगों का ये मानना है कि यहां पर जो है 1 लाख से अधिक पादप जातियां और 3 लाख से अधिक जंतु जातियों का खोजा जाना बाकी है। पादप की 45,000 से अधिक जातियां और जंतु की इससे डबल यानी कि 90,000 से अधिक जातियां क्या है बेटा, अगर आप देखें तो वो जो है भारत में खोजी जा चुके हैं। और भारत जो है विश्व के जो 12 महाविविध देश हैं, जो क्या है बेटा, जो 12 महाविविध देश हैं उनमें से एक है भाई। जो 12 महाविविध देश हैं उनमें से एक है ये भारत अपना। ठीक है जी, चलिए इसको फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एक एनसीईआरटी में इस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है, कि जो आपके क्या है बेटा इंसेक्ट हैं, अकशेरुकी प्राणियों में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है इंसेक्ट की है, फिर जो अदर ग्रुप है, फिर जो मोलस्क है, और फिर बेटा क्रस्टेशिया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि I फॉर इंसेक्ट सबसे ज्यादा, फिर अदर ग्रुप O, फिर M फॉर मोलस्क और फिर C फॉर क्रस्टेशिया। कशेरुकी प्राणियों में अगर आप देखें तो फिश जो है, मछलियां सबसे ज्यादा, ठीक है ना। फिशेस के बाद हो जाएगा बर्ड्स यानी कि पक्षी, फिर हो जाएंगे रेप्टाइल यानी कि सरीसृप, फिर हो जाएंगे एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, और फिर बेटा स्तनधारी यानी कि मैमल्स। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एफ बी राम सबसे ज्यादा फिशेज की है बायोडाइवर्सिटी, फिर बर्ड्स की, फिर रेप्टाइल्स की, फिर एम्फीबियंस की, और फिर है बेटा किसकी, मैमल्स की। पादप या जंतुओं के अलावा अगर आप देखें तो उसको याद करने का तरीका ये ऐसा हो जाएगा कि आएगा फन आगे, मेरा फॉर्म लेट है। तो यहां पर बच्चों इस आएगा का मतलब है एंजियोस्पर्म की जो विविधता है सबसे ज्यादा होगी। फन का मतलब है फंजाई, उससे कम। फिर आगे का मतलब यहां पर एल्गी हो जाएगा बेटा। फिर ये मेरा मतलब मॉस, फॉर्म मतलब फर्न, लेट मतलब लाइकेन। तो इस सीक्वेंस में याद करिएगा कि आएगा फन आगे, मेरा फॉर्म लेट। तो ये जैव विविधता का क्रम है IOMC। ये अकशेरुकी में, FB राम कशेरुकी में, और पादपों के लिए क्या हो जाएगा
आएगा फन आगे, मेरा फॉर्म लेट। जैसे अभी नीट का आपका पेपर आने वाला है, फॉर्म आने वाला है ना। मैंने देखा अभी मजा आएगा ना बीड़ू, तो जब फॉर्म आएगा तो और मजा आएगा कि भाई अब तो फॉर्म भी आ गया है, जो थोड़ा बहुत कसर रह गई मेहनत में वो और कर लेते हैं, ताकि इसी बार हमारा जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। चलिए, जैव विविधता के प्रारूप। बच्चों अगर आप जैव विविधता के प्रारूप की बात करें तो दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो है जाति अक्षांशीय प्रवणता, अक्षांशीय प्रवणता है, और उसके अलावा है बच्चों जातीय क्षेत्र संबंध। अक्षांशीय प्रवणता में अगर देखें तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, विविधता जो है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे बेटा भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, जो विविधता है वो कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जो जाति विविधता है, जो जैव विविधता है वो कम होती जाएगी। और भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर कैसे कैसे जो है जैव विविधता कम होती है, इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि कोलंबिया जो लगभग इक्वेटर पर ही है, वहाँ 1425 जातियां हैं। 25 यहाँ पर लिखा है 1425, यानी कि 1425 जातियां, 1425 जातियां हैं वहाँ पर। भारत जो उसके पास है 1225 जातियां। न्यूयॉर्क जो है 105 25 जातियां 41 डिग्री नॉर्थ, और ग्रीनलैंड लगभग 71 डिग्री, वहाँ पर बेटा 56 25 जातियां हैं। वो कह रहे इक्वाडोर की तुलना करें अगर आप यूएसए के मध्य पश्चिम में उपस्थित जंगलों से, तो जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर में इन शीतोष्ण क्षेत्रों से 10 गुना अधिक संवहनी पादपों की जातियां हैं। यानी कि अगर इन शीतोष्ण क्षेत्रों में 10 जातियां हैं तो इक्वाडोर में 100 जातियां हैं। अगर इन शीतोष्ण क्षेत्रों में 100 जातियां हैं तो वहां बेटा 1000 जातियां हैं। अमेजन के जंगलों की अगर आप बात करें बेटा, अमेजन के जंगलों की अगर आप बात करें, अमेजन पृथ्वी का फेफड़ा है ना, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्या कहते हैं उसे, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। तो वहां पर अगर आप देखें तो अकशेरुक प्राणियों की 1,25,000 से अधिक जातियां, पादप की 40,000, मछलियों की 5,000, ठीक है ना बेटा। मत्स्य जो है मत्स्य उसकी 5,000, पक्षी जो हैं उनकी 1,300, उभयचर जो है उनकी 427, और इधर बेटा आपका जो स्तनधारी मैमल 427, और सरीसृप की 378। और यह भी देखा जाता है कि शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में, टेम्परेट की तुलना में ट्रॉपिकल की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्ण कटिबंध क्षेत्रों की जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी वो अधिक है। क्यों हुआ है ऐसा बेटा, क्यों हुआ है ऐसा? इसके ना 3 बड़े रीजन है। एक तो ये है कि जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, वहां पर अधिक समय मिला है, वहां मौसमी परिवर्तन कम होते हैं, और वहां अधिक सौर ऊर्जा होती है। अधिक सौर ऊर्जा का फायदा क्या है कि कहीं ना कहीं उत्पादकता ज्यादा रहेगी, जो जैव विविधता को मेंटेन करने में सहायक होगी। जो क्या होगी बेटा, जो जैव विविधता को मेंटेन करने में सहायक होगी। तो उद्भावन के लिए अधिक समय, कम मौसमी परिवर्तन, अधिक सौर ऊर्जा, ये सब जो है वो बड़े कारण है, वो मुख्य कारण है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जैव विविधता जो है अधिक है, उनकी तुलना में जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पर कम है। दूसरा बेटा जातीय क्षेत्र संबंध। जर्मनी के एक भूगोल शास्त्री हुए, है ना, जर्मन भूगोल शास्त्री, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम था भाई? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया, दक्षिणी अमेरिकी जंगलों में प्रयोग किया। क्या किया बेटा उन्होंने दक्षिणी अमेरिकी जंगलों में प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद बताया कि भाई ये जो स्पीसीज रिचनेस है, क्या है बेटा, ये जो स्पीसीज रिचनेस है, ये जो जातीय समृद्धि है, ये जो स्पीसीज रिचनेस है, ये जो जाति समृद्धि है, ये क्षेत्र फल बढ़ाने पर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे जाति समृद्धि बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सीमा तक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक सीमा तक ऐसा होता है, एक सीमा तक, एक लिमिट तक आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप क्या करते हैं बेटा, एरिया बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो जो जैव विविधता है यानी कि स्पीसीज रिचनेस है, जो जाति समृद्धि है, वो बढ़ती हुई चली जाती है। जाति समृद्धि क्या होती है बच्चों, बढ़ती हुई जो है वो चली जाती है। ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जैसे ये क्या है बेटा,
है ना, पैराबोला है और ये रेक्टेंगुलर पैराबोला कह सकते हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन है। फॉर्मूला क्या है, एस बराबर सी ए टू द पावर जेड, एस बराबर सी ए टू द पावर जेड। अब इसमें तो कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होगी, तो लोगों ने सोचा इसका ना एक लॉगरिथमिक फॉर्म ले लेते हैं, इसको ना लघु गुणक के रूप में लिख लेते हैं। तो जब आप इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां पर बेटा आप क्या देखोगे कि लॉग की दो प्रॉपर्टी बन रही है। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है लॉग ए इंटू बी टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी टू द पावर एन, और इसको क्या लिख दिया जाएगा, लॉग ए प्लस एन लॉग बी, एन लॉग बी लिख दिया जाएगा। बचपन में मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या उधर फिजिक्स में भी पढ़ते होगे भाई। जैसे लॉग एम इंटू एन क्या होता है बताइएगा जरा, ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, एन लॉग एम होता है। तो यही दोनों प्रॉपर्टी बेटा यहां पर यूज कर ली गई हैं, ठीक है ना, यही दोनों प्रॉपर्टी जो है यहां पर आप कहेंगे कि यूज कर ली गई हैं, यही दोनों प्रॉपर्टी भाई, ठीक है। तो जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, दोनों साइड का आपने लॉग ले लिया। तो जब आप दोनों साइड का लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, हमने एक्स एक्सिस पर क्षेत्र लिया है और वाई एक्सिस पर जाति समृद्धि ली है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है बच्चों, कि जो क्षेत्र है वो हमने इतना लिया है यहां तक, तो जो जाति समृद्धि है वो इतनी है यहां तक। चलिए आप क्षेत्र बढ़ा दीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो जाति समृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। आप पुनः क्षेत्र बढ़ा दीजिए, तो जो जाति समृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। तो एक लिमिट तक आप ये देख पाएंगे कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाते हैं, तो जो स्पीसीज रिचनेस है, जो जाति समृद्धि है, वह भी बढ़ती चली जाती है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया हमें, जर्मनी के रहने वाले थे, भूगोल शास्त्री थे, प्रयोग के दौरान उन्होंने जो क्षेत्र चुना वो था दक्षिणी अमेरिका जंगल। इसमें आप देखें कि ये जो लिखा हुआ है एस बराबर सी ए टू द पावर जेड, जिसका लॉग फॉर्म क्या है, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। यहाँ पर एस जो है वो स्पीसीज रिचनेस है बेटा, जाति समृद्धि है, ए जो है वो क्षेत्र है एरिया, जेड जो है वो रेखीय ढाल है, और सी जो है वाई अंतःखंड है। भाई ये जब लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, लॉग क्या हो जाएगा, ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन मिल रही है आपको यहाँ पर लॉग बराबर क्या हो जाएगा, लॉग नहीं, ये जो लॉग वाली इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है भाई। तो s जो है वो जाति समृद्धि हो जाएगा, a जो है वो क्षेत्र हो जाएगा, z जो है वो रेखीय ढाल हो जाएगा, और c जो है वो y अंतःखंड हो जाएगा। और z का जो मान है वो अलग अलग होता है। जैसे यूजुअली आप कहीं पर भी देखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्सा, कोई भी वर्गक हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है 0.1 से 0.2। जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो आप कहेंगे सर जेड की वैल्यू होती है 0.1 से 0.2। किसी आप अगर संपूर्ण महाद्वीप के लिए देखें, बहुत बड़ा एरिया है भाई, अगर आप किसी संपूर्ण महाद्वीप के लिए देखें तो वहां पर जो जाति विविधता के दौरान जेड की वैल्यू है वो हो सकती 0.6 से 1.2। और सभी जो महाद्वीप हैं उनके जो उष्णकटिबंधीय वन हैं वहां पर जो फलाहारी पक्षी हैं, फ्रूगीवोरस बर्ड्स, फलाहारी पक्षी यानी जिनका आहार फल है, फलाहारी पक्षी जो फ्रूट खाने वाले पक्षी हैं और स्तनधारी, अगर उनके लिए जेड की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो हो जाएगी 1.15। कितनी हो जाएगी बेटा, 1.15 हो जाएगी। तो ये दो मुख्य प्रारूप जो थे, अक्षांशीय प्रवणता और जाति क्षेत्र संबंध, यहां पर आपने बेटा पढ़े, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ये दो बड़े पॉइंट कि जो भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी तो विविधता कम हो जाएगी, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी तो विविधता बढ़ जाएगी। जाति समृद्धि या विविधता क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा तक। s बराबर सी टू द पावर जेड, लॉग के फॉर्म में लॉग s बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। किसने बताया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। क्या थे ये, बायोलॉजिस्ट,
या फिर ये आपके क्या थे बेटा, जो ज्योग्राफी पढ़ते थे, भूगोल शास्त्री थे, तो ये भूगोल शास्त्री थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। प्रयोग के दौरान उन्होंने अपना क्षेत्र का चुनाव किसके रूप में किया? दक्षिण अमेरिका, जंगल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने प्रयोग किए थे, या उन्होंने खंगाला, उस क्षेत्र को देखा और फिर हमें ये बात बताई। क्लियर? चलिए फटाफट से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देखिए बेटा, हो गया यहां तक? वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हमें इसके बाद पढ़ना है जाति विविधता में पारितंत्र का महत्व। जाति विविधता का, माफ कीजिएगा, जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व। तो कहते हैं कि अगर जाति विविधता अधिक है तो फिर पारितंत्र को स्टेबल माना जाता है। अगर बेटा क्या है, जातीय विविधता अधिक है तो पारितंत्र को स्टेबल माना जाता है। अब ये अगर आप स्थिर समुदाय कहना चाहते हैं, अगर आप क्या कहना चाहते हैं बेटा, स्थिर समुदाय, ये स्टेबल इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है? किसे कहेंगे हम एक स्थिर समुदाय, किसे कहेंगे हम एक स्टेबल इकोसिस्टम? तो बच्चों जो एक स्टेबल इकोसिस्टम होता है, जो एक स्थिर समुदाय होता है, वो उसके ऊपर जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक या अप्राकृतिक बाधाएं आती हैं उनको वो झेल लेता है। सूखे की समस्या, बाढ़ की समस्या है ना, किसी कीड़े की समस्या, तो एक जो बड़ा स्थिर समुदाय, जो स्टेबल कम्युनिटी है, जो स्टेबल इकोसिस्टम है, वो इसको झेल लेता है और प्रतिरोध दिखाता है, उसके लिए प्रतिरोध दिखाता है। वो मानव जनित कोई समस्या हो सकती है या फिर प्राकृतिक समस्या हो सकती है, इसको कहेंगे स्थिर समुदाय। और साथ ही साथ ये जो स्थिर समुदाय होता है, स्थिर समुदाय जो होता है, इसमें वर्ष दर वर्ष, साल दर साल उत्पादकता में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। तो ऐसा कोई भी इकोसिस्टम, ऐसा कोई भी पारितंत्र जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा हो कि वो विभिन्न प्रकार के मानव जनित और प्राकृतिक बाधाओं के लिए प्रतिरोध दिखा रहा है, उनको झेल जा रहा है, और साथ ही साथ साल दर साल जो है अधिक अंतर नहीं आ रहा है उसकी उत्पादकता में, बहुत ज्यादा कोई बड़ा वेरिएशन नहीं है। अगर बड़ा वेरिएशन नहीं है, अगर लार्ज वेरिएशन नहीं है, देन वी कैन से दैट कम्युनिटी, दैट इकोसिस्टम इज अ स्टेबल इकोसिस्टम। तो डेविड टिलमैन ने क्या किया, उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लैब के बाहर, प्रयोगशाला के बाहर बड़े भूभाग पर, बड़े प्लॉट पर एक्सपेरिमेंट किया। और बच्चों बड़े भूभाग पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि अगर जैव विविधता अधिक है तो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता भी अधिक होगी और स्टेबिलिटी भी अधिक होगी, वो समुदाय स्टेबल भी अधिक होगा। जिस समुदाय में जाति विविधता, जैव विविधता अधिक है, वह अधिक स्टेबल होता है, वह अधिक स्थायी होता है, और वहां पर बेटा उत्पादकता बहुत अधिक होती है। वहां पर क्या होता है, उत्पादकता जो है बहुत अधिक होती है। भाई आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने क्या किया, 10 फसलें लगाई, आपने एक फसल लगाई पहले साल, समझो आप, वो किसी वजह से खराब हो गई। अगले साल आपने बदल के फसल लगाई, उसका कीड़ा आ गया, वो फसल खराब हो गई। लेकिन अगर आप खेत में 3 4 5 फसलें ले रहे हैं कि मेड़ में अरहर बो दिया है, एक क्यारी सरसों की, एक क्यारी अलसी की, एक क्यारी मसूर की, एक क्यारी चना की, तो 4-5 फसलों में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना भाई, कितना भी बुरा क्यों ना हो। यानी कि अगर जाति विविधता या जो जैव विविधता है पर्टिकुलरली हम बात करें, अगर बायोडाइवर्सिटी अधिक है तो वो जो इकोसिस्टम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और उस इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बेटा ज्यादा होगी। इसी प्रकार रिवेट पॉपर परिकल्पना दी थी पॉल एलरिक ने। पॉल एलरिक ने क्या किया था बेटा, उन्होंने एक इकोसिस्टम की तुलना की थी वायुयान से, जहाज से, प्लेन से, ठीक है ना। जैसे जहाज में बहुत सारे रिवेट्स यानी कि नट बोल्ट लगे होते हैं, और कुछ नट बोल्ट ऐसे हैं जो उसके पंख में लगे हैं, जो उसके पंख को संभाल के रखे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से इकोसिस्टम में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन एक कोई मुख्य जाति होती है, एक क्या होती है, मुख्य जाति होती है। तो उन्होंने कहा कि जो वायुयान है वो एक इकोसिस्टम है। जो तुलना कैसे की कि जो वायुयान है वो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा पारितंत्र है। वायुयान के जो पंख में जो रिवेट लगे हैं, वायुयान के जहाज की जो विंग्स होते हैं, वहां पर जो बेटा क्या लगे हुए हैं, रिवेट्स,
नट बोल्ट, वो इकोसिस्टम की मुख्य जाति है, और बाकी जगह पे जो रिवेट्स लगे, जो नट बोल्ट लगे हैं, वो अन्य जातियां हैं। तो अगर आप अन्य जातियों को धीरे धीरे हटाते जाएंगे तो धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा कि इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे करके सारे रिवेट्स हटा लेंगे तो जहाज उड़ने लायक नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम की मुख्य जाति को हटा दें तो जो इकोसिस्टम वो जल्दी बर्बाद होगा, जल्दी डिस्ट्रॉय होगा, जल्दी तबाह होगा। अगर आप जहाज से उसके जो विंग्स वाले नट बोल्ट हैं उन्हीं को खोल दें तो वो जहाज तुरंत बेटा उड़ने लायक नहीं बचेगा। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, रिवेट पॉपर परिकल्पना दी, रिवेट पाइपर हाइपोथेसिस दी। किसने? पॉल एलरिक ने। अगर आप देखें बेटा जैव विविधता में होने वाली क्षति या हानि की, तो मानव क्रियाकलापों की वजह से, हमारे और आपकी वजह से, बेटा हमारे और आपकी वजह से प्रशांत उष्णकटिबंधीय तट पर देखा गया है कि वहां पर 2000 से अधिक मूल पक्षी जाति जो है विलुप्त हो गई है। 2000 से अधिक वहां की जो नेटिव बर्ड्स थी, जो मूल पक्षी, जो वहां की मूल निवासी थी, ऐसी 2000 से अधिक पक्षी जातियां बेटा विलुप्त हो गई हैं। IUCN 2004 की जो रेड लिस्ट है, जो लाल सूची, वो बता रही है कि पिछले 500 सालों में 784 जातियां जो है विलुप्त हो गई हैं। पिछले 500 सालों में 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं, जिसमें से 359 जो है वो आकशेरुक जातियां हैं, आकशेरुक जातियां, 338 कशेरुक जातियां और 87 पादप जातियां। और अगर आप रिसेंट के एक्सटिंक्शन देखें, ठीक है ना, नई विलुप्त जातियों में देखें तो मॉरिशस में डोडो, अफ्रीका में क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया में थैलेसिन और रूस में स्टीलर की समुद्री गाय। इसके अलावा बाघ की 3 उपजातियां जो हैं, बाली, जवान और कैस्पियन, ये भी गायब हुई हैं। रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि पिछले 20 वर्षों में बेटा 27 जातियां जो है विलुप्त हुई हैं। कितनी? 27 जातियां। आप ये मानिए कि विश्व की 15,500 जातियां विलुप्त के कगार पर हैं, जिनमें 12% पक्षी हैं, 23% स्तनधारी हैं, 32% उभयचर हैं और 31% अनावर्त बीजी हैं। हिंदी की एनसीईआरटी में यहां पर आवर्त बीजी लिखा होगा, उसको आप अनावर्त बीजी कर लीजिए, ठीक है ना, उस आवर्त बीजी को अनावर्त बीजी कर लीजिएगा। हिंदी के एनसीईआरटी में आवर्त बीजी लिखा है, जबकि इंग्लिश में आप देखेंगे तो अनावर्त बीजी है। मैंने एनसीईआरटी वालों को मेल किया इस रिगार्डिंग, पता नहीं वो कब करेंगे करेक्शन। उभयचर जो है वो अधिक विलुप्त हो रहा है या उसकी अधिक संभावनाएं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि उभयचर जो होते हैं वो अपना जीवन काल जल और स्थल में मिलके पूरा कर पाते हैं। वो अपना जीवन काल जल और स्थल में बेटा मिलके पूरा कर पाते हैं। तो क्या होगा कि अगर जल में कुछ प्रॉब्लम आएगी तब भी उभयचर को दिक्कत है, और स्थल में कोई प्रॉब्लम आएगी तब भी उनको दिक्कत है। इसलिए वो अधिक जो है विलुप्त हो रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण? बेटा 4 बड़े कारण हैं। 4 बड़े कारण हैं जिनको कहते हैं एविल क्वार्टेट, ठीक है ना। ये बुरा चतुष्क कहते हैं बेटा हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एविल क्वार्टेट या बुरा चतुष्क, बुरा चतुष्क, चंडाल चौकड़ी। जैव विविधता के विलुप्त होने की ये चंडाल चौकड़ी है बेटा। उसमें भी जो सबसे मुख्य कारण है, सबसे मुख्य, ये 4 कारण है, उसमें भी जो सबसे मेन रीजन है वो है आवासीय क्षति तथा विखंडन। 4 बड़े कारण हैं, आवासीय क्षति व विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, और इन चारों में भी जो सबसे बड़ा कारण है वो है आवासीय क्षति व विखंडन। भाई अगर आप किसी का घर तोड़ दोगे, किसी का घर में कब्जा कर लोगे, तो वहां पे वो कैसे रह पाएगा? तो मानव अपने शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, अपने रहने के लिए जगह करने के लिए, खेती किसानी करने के लिए जंगल काटता जा रहा है, पहाड़ काटता जा रहा है। इसकी वजह से जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, है ना, जो इधर उधर आया जाया करते थे, जिनको या जिनको चरने के लिए अधिक एरिया चाहिए, वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, किसी का भी घर छीनना बेटा, ये सबसे बड़ा कारण है। कह रहे वर्षा वन जो हैं वो पहले 14% हुआ करते थे, अब केवल 6% बचे हैं, 6% से अधिक नहीं है। इतना ज्यादा हैबिटेट लॉस हुआ है बहुत सारी स्पीसीज का। अतिदोहन, किसी भी जाति का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर लेना, किसी भी जाति का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर लेना। मछली पकड़ते जा रहे हैं तो पकड़ते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पता चल रहा है कि समुद्र से कोई कोई मछली की जाति ही गायब हुई जा रही है। पिछले 500 सालों में अतिदोहन की वजह से पैसेंजर कबूतर और स्टीलर समुद्री गाय बेटा गायब हो गई है। इसके अलावा विदेशी जातियों का आक्रमण, जैसे किसी स्थान पर जब कोई विदेशी जाति आती है
किसी भी स्थान पर जब कोई विदेशी जाति आती है तो उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां पर नहीं होता है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि वो ओवर ग्रोथ करती हैं, आक्रामक रूप से वृद्धि करती हैं। जैसे नाइल पर्च को जब अफ्रीका में लेके जाया गया तो वहां पर जो है इसने क्या किया, वहां की जो नेटिव स्पीसीज थी उनको हार्म किया। पार्थेनियम लैंटाना हाइसिंथ भारत में देखते हैं ओवर ग्रोथ करते हैं। ये जब अफ्रीकन कैटफिश भारत में लाई गई तो वहां पे प्रॉब्लम हुई। और सह विलुप्तता, मान लीजिए कोई पैरासाइट है, कोई परजीवी है जो किसी एक पर्टिकुलर होस्ट में रहता है, कोई एक परजीवी है जो किसी एक पर्टिकुलर होस्ट में रहता है, वो होस्ट खत्म तो परजीवी खत्म, ठीक है ना। या जैसे पुष्प जो क्या है बेटा, पादप और परागणकारी, बहुत सारे प्लांट स्पीसी ऐसे हैं जिनका एक स्पेसिफिक परागणकारी जाति है। अगर वो परागणकारी जाति विलुप्त हो जाएगी, अगर वो परागणकारी जाति विलुप्त हो जाएगी तो वो पादप भी विलुप्त हो जाएगा, है ना। सह विलुप्तता यानी कि वो एक साथ विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको यहां तक देखिए और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि इसका संरक्षण की आवश्यकता क्यों है या संरक्षण के क्या कारण हैं। तो देखो बेटा, संरक्षण के कारण क्या क्या है। एक तो वो संकीर्ण रूप से उपयोगी, दूसरा व्यापक रूप से उपयोगी और तीसरा नैतिक उत्तरदायित्व। क्या है बच्चों कि जैसे हमको कोई इमारती लकड़ी मिल रही है, दवाई मिल रही है, 25% से भी जो पादप जातियां हैं वहां से बेटा प्लांट से ना ड्रग्स लिया जा रहा है, ड्रग्स निकाला जा रहा है, दवाइयां निकाली जा रही हैं। 25,000 से भी अधिक जो ड्रग्स हैं प्लांट बेस्ड, तो दवाइयां मिल रही हैं, है ना, लाख मिल रहा है, और आप कह सकते हैं कि लकड़ी मिल रही है ना, फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही, तो ये सब क्या है, संकीर्ण रूप से उपयोगी। लेकिन देखिए परागण हो रहा है, ये हरियाली, ये फूल, ये फल, ये कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनका परागण हो रहा है ना। तो ये व्यापक रूप से उपयोगी कारण है। ऑक्सीजन मिल रही है, आपको इतना अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है, व्यापक रूप से उपयोगी कारण है। नैतिक उत्तरदायित्व ये कहता है कि कोई भी जाति, चाहे वो आपके लिए, मनुष्यों के लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन अगर वो धरती पर पाई जा रही है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर जाति का अपना एक महत्व है, और पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक जाति जो है वो संरक्षित की जानी चाहिए, संरक्षित की जानी चाहिए। तो फिर इन जातियों के संरक्षण के लिए बेटा अलग अलग उपाय किए गए। अगर आप उसी जगह पर उपाय करते हैं जहां पर वो जाति पाई जाती है तो इसको कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय, उसी स्थान पर। अगर कहीं और किया जाए तो बही स्थानीय, है ना। जैसे अपने घरों में आप गार्डन लगा लें, या वन्य जीव सफारी है, वनस्पति उद्यान है, जंतु उद्यान है, बीज बैंक है, जहां पर लो टेम्परेचर पे, है ना, निम्न ताप परिरक्षण है, या जो टिश्यू कल्चर के तरीके हैं, ये सब बेटा बही स्थानीय संरक्षण में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, बही स्थानीय संरक्षण में। स्वस्थानीय संरक्षण में हॉट स्पॉट, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा जैव विविधता है। पूरी दुनिया में इस समय कुल 34 ऐसे क्षेत्र डिसाइड किए गए जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। प्रारंभ में ये 25 थे, बाद में और 9 जोड़े गए, तो आज की डेट में 25 और 9 34 है। और ये जो 34 हॉट स्पॉट हैं, इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व में जो है अगर देखा जाए कुल क्षेत्रफल का 2% से भी कम है। लेकिन ये जो विलुप्तीकरण चल रहा है, विलुप्तीकरण, और मैं आपको यही बता दूं कि ये सब जो कारण हैं, ठीक है, अभी जो चल रहा है वो 6वां विलुप्तीकरण है, और जो 6वां विलुप्तीकरण है ये पहले हुए विलुप्तीकरणों से 100 से 1000 गुना तीव्र गति से हो रहा है। क्यों? इसके लिए मानव क्रियाकलाप जो है वो उत्तरदायी है बेटा। ठीक है, तो जो अभी विलोपन चल रहा है, ये जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, उनके विलोपन की दर को 30% तक कम कर रखा है इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। ठीक है, जबकि इनके पास जो लैंड एरिया वो 2% से भी कम है। प्रारंभ में 25 चिन्हित किए गए, बाद में 9 और जोड़े गए, कुल 34 होते हैं। भारत में उनमें से 3 है। 34 में से 3 हॉटस्पॉट भारत में है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालय। आरक्षित क्षेत्र कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा जाति मतलब पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, क्षेत्र पाया जा रहा है, टाइगर पाया जा रहा है, उस पूरे एरिया को क्या किया बेटा, घेर दिया। वो एरिया बीघे हेक्टेयर में नहीं, किलोमीटर्स में होता है बेटा, 100 200 किलोमीटर तक भी आप कह सकते हैं। उसी में जो बाहरी क्षेत्र है आप वहां पर आते जाते जाइए। ठीक है, तो जैव मंडल रिजर्व है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो अगर आप देखें बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, भारत में कुल 14 जैव मंडल रिजर्व है, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य।
इसके अलावा क्या होता है, पवित्र स्थल। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हमने उनको उनकी पूजा की। भाई इंडिया में पुराने भारत में जो कल्चर था कि पहाड़ पूजो, नदी पूजो, ये इसीलिए था। नदी पूजने का मतलब है कि नदी को डिस्टर्ब नहीं करना। नदी पूजने का ये मतलब नहीं कि वहां पे इतना सब कुछ डाल दो। बाहर से नदी को आप प्रणाम करो, उसको पूजा करते हो, सम्मान दो। जल की पूजा क्यों की गई? क्यों की गई जल की पूजा? है ना, उनको देवता क्यों माना गया? कि जो जलीय, जहां से जल मिल रहा है या जो जल के स्रोत है, वहां पर भी बहुत सारे लोगों का क्या है, जीवन है। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, दूर से नमस्कार कर लेना है, डरे सहमे रहना है। जंगलों की पूजा करी, है ना, लोगों को डराया गया कि वहां भूत रहते हैं। भूत तो कुछ नहीं था, वो इसलिए था कि वहां जाने नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं करना। ठीक है ना। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो पवित्र स्थल हैं, जैसे मेघालय में खासी व जयंतिया की पहाड़ियां हैं, या पश्चिम घाट है उधर, है ना, कर्नाटक महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है। बाकी अगर आप देखें तो जो सरगुजा है बेटा, सरगुजा, चंदा और बस्तर, सियाटिन एमपी लिखा है, वही याद रखिए, या जो अरावली पहाड़ियां। तो ये सब क्या है, पवित्र क्षेत्र में आ जाएंगे बेटा, पवित्र क्षेत्र में। ठीक है। जैव विविधता में संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, मीटिंग्स हुई। जैसे अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 में। रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अर्थ समिट हुआ। उसमें निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि उसको लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, यानी कि अतिदोहन न किया जाए। और इसी श्रृंखला में बेटा सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 190 देशों में शपथ ली कि हमें 2010 तक हर स्तर पर यह प्रयास करना है कि जैव विविधता की हानि में कमी आए। क्या हो जाए बेटा? जैव विविधता की हानि में कमी आए। चलिए इसको फटाफट से देख लीजिए, और आप देखेंगे कि लगभग लगभग 36 से 37 मिनट में ये जो पूरा चैप्टर है वो हमने रिवाइज कर लिया है बेटा। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, यहां से हमने शुरू किया था ये पढ़ना बेटा। ठीक है, और एक एक करके हमने क्या करी है बेटा, सारी चीजें रिवाइज कर ली हैं। यू कैन सी इट। आखिरी चैप्टर है बेटा। ठीक है, चलिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। तो बच्चों ये माइंड मैप सीरीज पूरी होती है, यहीं तक इस सीरीज में अपना सफर था। आप सबको आपकी शुभकामनाओं के लिए, सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप ऐसी मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपकी सभी जो जायज मांगे उनको पूरा करे, आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाए। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, और एक एक कदम अपनी मंजिल को और बढ़ाते जाइए। हमसे जुड़ने के लिए, सीरीज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।